चैप्टर 4 न्यू चैलेंजेस आफ्टर 1857। आज हम पढ़ेंगे 1857 के बाद की नई चुनौतियाँ। सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच में एक ऐसे विदेशी शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई जो संपूर्ण भारत को गुलाम बनाकर उनका शोषण करना चाहता था। इस काल में अनेक ऐसे योद्धा और नेता उभरे जिनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। वो कौन कौन थे? नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे नेताओं की वीरता आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के संघर्ष के लिए मर मिटने की प्रेरणा और देश प्रेम का अनुभव उदाहरण बन गई। लेकिन कुछ कारणों से देश की स्वाधीनता का युद्ध सफल नहीं हो सका। जहाँ तक क्रांति की योजना का सवाल था, वो विश्व की किसी भी क्रांति की योजना और संगठन से कम नहीं थी। लेकिन सुंदर और कुशल योजना ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसे व्यवहार में लाने की भी ज़रूरत पड़ती है। उस समय जिस राष्ट्रीय एकता की बहुत ज़रूरत थी, उसका नितांत अभाव रहा, कमी रही भारत में एकता की। लोग अपने अपने स्थानों पर लड़ते रहे, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। अगर साथ मिलकर लड़ते तो आज़ादी बहुत पहले आ चुकी होती। लेकिन अलग अलग जगह पर लड़ रही इन शक्तियों के बीच कोई तालमेल नहीं था, यूनिटी की कमी थी। भारतीय सैनिक जब क्रांति में इकट्ठा हुए तो उन्होंने डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखा कि सब लोग, जैसे प्लान बना था कि सब लोग एक साथ एक ही टाइम पर विस्फोट करेंगे, यानी कि बॉम्ब एक्सप्लोड करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उनको भड़काया, वो भड़काने में आ गए। नेताओं के स्पष्ट आदेश के बावजूद निश्चित तिथि के पहले ही मेरठ के सैनिकों ने एक्सप्लोजन कर दिया। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? देश भर में एक साथ जो संघर्ष करने की जो उन्होंने योजना बनाई थी वो शुरू नहीं हो पाई, और अंग्रेज़ जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो और ज़्यादा अटेंटिव हो गए। एक बात और भी थी कि अंग्रेज़ी सेना के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, मतलब उनके पास जो वेपन्स थे वो भारतीयों से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। भारतीय सैनिकों के पास उनकी तुलना में उतने अच्छे वेपन्स नहीं थे। मुग़ल बादशाह को लोगों ने भारत का सम्राट ज़रूर मान लिया, लेकिन वो दिल्ली के ही योग्य नेतृत्व नहीं कर सके, मतलब वो दिल्ली का ही अच्छा मार्गदर्शन नहीं कर सके। सभी अपनी अपनी जगह में विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में लड़ते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो संपूर्ण जो उन्होंने प्लान बनाया था संग्राम का, एक कुशल नेतृत्व नहीं बन सका। जिन जगहों को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त करा लिया गया था, उनमें अच्छा और कुशल प्रशासन स्थापित करने की दिशा में उन्होंने उचित प्रयास भी नहीं किए कि जो चीज़ हमने अंग्रेज़ों से वापस ले ली है, एटलीस्ट उसको तो सही तरीके से हम लोग अपने पास रख सकें। सन 1857 के युद्ध के साथ ही भारतीय इतिहास का एक युग, मतलब 100 साल उनके समाप्त हो चुके थे। भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल हो गया। अब भारत पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका सीधा सीधा कंट्रोल हो चुका था। ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पास कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने एक राज आज्ञा करी, जिसमें कहा गया कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, कि मतलब जो भारतीय राजाओं के पास पहले उनके जो जिम्मेदारियां थीं वो जैसी हैं वैसे के वैसे रहेंगी। अंग्रेज़ी राज्य में नए क्षेत्र नहीं मिलाए जाएंगे। पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से उन्हें, जैसे वो लोग थे उन्हें वैसे ही सम्मान दिया जाएगा, और न्याय, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन ये घोषणाएं भारतीय जनता को बहकाने के लिए थी, कि ताकि वो लोग ऐसी बातें सुने और उन्हें लगे कि नहीं, अंग्रेज़ अच्छे हैं और वो इसके बाद कुछ ना कर सकें। इनके पीछे वास्तविकता जो थी, हकीकत कुछ और ही थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वैसा विस्फोट फिर नहीं हो सका, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया, कि मतलब जो पहले जो अंग्रेज़ लोगों के यहाँ पर वो उनके वेपन्स के साथ काम कर लिया करते थे, भारतीय लोग जो थे उन्होंने उनको अलग कर दिया, कि अब ये जो भारतीय लोग हैं ये हमारे वेपन्स के साथ, वेपन्स बनाने में या उसको साफ़ सूफ करने में या और उसकी देखभाल करने में हमारा ये के लोग काम नहीं करेंगे। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सेना के सभी अधिकारी अंग्रेज़ रखे गए।
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया। कई जागीरदारों को राजा का दर्जा दिया गया। इन राजाओं का दरबार लगता था। भारतीय राजाओं के दरबारों में वे अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे। क्योंकि इनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन पर निर्भर था, इसलिए ये उसके निष्ठावान समर्थक बन गए। इनके दरबारों में नियंत्रण के लिए एक एक अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, जो राजा की समस्त गतिविधियों पर कंट्रोल रखता था। अनेक भारतीयों को अंग्रेज युग और समर्थक बनाने के लिए राय साहब, राय बहादुर खान साहब, बहादुर और सर की उपाधियाँ बांटी गईं। मतलब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ये लोग जो हिंदुस्तानी लोग थे उन्होंने उनको सर की उपाधि दी। ये उन्हीं लोगों को बांटी जाती थी जो अंग्रेज़ों की हेल्प करते थे। भारत में पूर्ण राजनीतिक सत्ता स्थापित होते ही अंग्रेज़ों को ये चिंता हुई कि कैसे इसे स्थायी बनाया जाए। इसके लिए भारतीयों के धर्मनिष्ठा और स्वाभिमान को नष्ट करने की नीति अपनाई गई। अंग्रेज़ों ने कहा कि ईश्वर ने इंग्लैंड को हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इसलिए सौंपा है कि हम इस देश में ईसाई धर्म की स्थापना कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबल प्रयत्न शुरू हो गए। चौराहे चौराहे पर ईसाई पादरी हिंदुओं के देवी देवताओं और मुसलमानों के पैगंबरों के प्रति बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते और ईसाई धर्म की तारीफ के पुल बांधते। जो हिंदुस्तानी अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ले लेता उसे उच्च पद प्रदान किया जाता था। इन पादरियों को सरकारी खजाने से वेतन भी दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने एक ऐसी शिक्षा आरंभ की जिसका स्वरूप लॉर्ड मैकाले ने बनाया। लॉर्ड मैकाले का कहना था, हमें शिक्षा के द्वारा युवकों का निर्माण करना होगा जो रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन उनके विचार, भाषा, बुद्धि से वो अंग्रेज़ हों। उनके स्कूलों से थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पढ़कर जो बाबू लोग निकलते उन्हें दफ्तरों में नौकरियां मिल जाती थीं। वो अंग्रेज़ों का गुणगान करते थे। देश के प्रति उनमें निष्ठा का अभाव था। 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज में फूट डालने की नीति अपनाई। इस युद्ध में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके अपना बलिदान दिया। इसलिए हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव पैदा करने के लिए मुसलमानों को उकसाने का काम किया गया। इस प्रकार 1857 के बाद अंग्रेज़ों की नीति में अनेक बदलाव हुए। ये नीति पहले की अपेक्षा कई नज़र से बहुत ज़्यादा हानिकारक थी। अंग्रेज़ शासकों ने सोचा कि भारत को अनेक भागों में बटा हुआ रखकर ही वो अपने राज्य को मजबूत और स्थायी रख सकते हैं। इसलिए अंग्रेज़ सरकार ने राजाओं और ज़मींदारों का समर्थन किया। लेकिन इस बीच भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक व धार्मिक सुधार तथा सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की एक ऐसी लहर चली कि उसमें एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इस जागरण के साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक नया युग शुरू हुआ। थैंक यू।